हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर क्लासेस। तो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो लेक्चर में हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर वाइवा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। यानी अगर आपने अपने चार्ट पेपर में हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला टॉपिक बनाया है तो उससे रिलेटेड कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकते हैं, इन सभी चीज़ों का डिस्कस हम इस वीडियो लेक्चर में करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, जैसा कि हमने यहाँ पर चित्र बनाया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कौन कौन सी श्रेणियाँ होती हैं। तो जैसे आप यहाँ पर देखिए कि ये हमारा कोई हाइड्रोजन एटम है। जनरली इसमें हाइड्रोजन की बात चल रही है तो हम हाइड्रोजन के बारे में ही बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें कई सारी, फिर ये हमारा न्यूक्लियस होता है, फिर कई सारे हमारे यहाँ पर ऑर्बिटल्स होते हैं। फिर इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम, किसी इलेक्ट्रॉन को हम ऊर्जा कैसे दे सकते हैं? या तो उसको हम गर्म करें तब उसको ऊर्जा मिलेगी, या तो उसको हम प्रकाश में रखें तब उसको ऊर्जा मिलेगी, या उसको हम विद्युत क्षेत्र में रखें तो उसको ऊर्जा मिल सकती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉन, जब इसको हमको बाहर से ऊर्जा देंगे तो उसको अवशोषित कर कर ये अपने से ऊपर वाले ऑर्बिटल में चला जाएगा। यानी जब ये एक्साइटेड स्टेट में होगा तो अपने एक ऊपर वाले उसमें ऑर्बिटल में चला जाएगा, या इसमें में भी जा सकता है ऑर्बिटल। और जब ये इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में जाता है तो उस ऑर्बिटल में 10 की पावर माइनस 8 सेकंड रहकर और फिर वापस आ जाता है अपने ऑर्बिटल में। तो इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। और जब ये वापस आता है तो कुछ रेखीय, मतलब कुछ रेखा जैसे बनते हैं, जो कि हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है। रेखीय स्पेक्ट्रम बनते हैं जिसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है। अब ये इलेक्ट्रॉन, पहला वाला, हाइड्रोजन की बात चल रही है, तो पहला वाला इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हुआ तो सीधा अपने फिफ्थ कक्षक में चला गया। फिर वहाँ इस वाले ऑर्बिटल में किस किस कक्षक से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? तो फर्स्ट ऑर्बिटल में हमारे 1 से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। यहाँ पर हमने 1 वाला है वो थोड़ा मिटा दिया है, तो यहाँ पर ये 1 होगा, ये 1, 3 हमने लिख दिया तो 1 होगा। तो फिफ्थ से 1 में आ सकता है इलेक्ट्रॉन, फोर्थ से 1 में आ सकता है, 3 से 1 में आ सकता है, 2 से 1 में आ सकता है। तो इस तरीके से जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो रेखीय स्वरूप में बन जाते हैं। यानी हमने यहाँ पर दर्शाया है कि किस किस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिटल में आ सकता है। अगर हम बात करें सेकंड ऑर्बिटल की तो फिफ्थ ऑर्बिटल से आ सकता है। अब ये इसके बीच में हमने इनफाइनाइट ऑर्बिटल है। कितने ऑर्बिटल हैं? इनफाइनाइट ऑर्बिटल इसके बीच में है। तो जैसे जो हमारा ये कक्षक है, सेकंड कक्षक है, जहां n का मान 2 है, तो वहां पर 2 से ऊपर जितने भी कक्षक हैं उन सभी से इलेक्ट्रॉन 2 वाले में आ सकता है। जैसा कि हमने यहाँ पर 3 से आते हुए दिखाया है, 4 से आते हुए दिखाया है, 5th से आते हुए दिखाया है। तो इसमें जो हमारा रेखीय स्वरूप बनता है उसको, जो हमारे फर्स्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन आते हैं उन्हें हम लाइमन श्रेणी बोलते हैं। यानी एक श्रेणी तैयार होती है, रेखीय श्रेणी, उसे हम लाइमन श्रेणी बोलते हैं। फिर जो जहां n का मान 2 होता है तब जो श्रेणी हमें प्राप्त होती है उसे हम बामर श्रेणी बोलते हैं। देन पाससन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी और फुंड श्रेणी, इस तरीके से श्रेणी हमें प्राप्त होती है। ये रही डायग्राम की बात। अब आपका मेन सवाल ये है कि सर वाइवा में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से रिलेटेड वाइवा में किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो बन सकता है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने इसका आंसर यहाँ पर पहले से ही लिख रखा है कि किसी हाइड्रोजन परमाणु द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित विकिरण, विकिरण का मतलब है फोटॉन, अवसर्जित अथवा अवशोषित या उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्घ्य के क्रमिक व्यू को हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ये हमारा जो हाइड्रोजन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये अवशोषित किया और उत्तेजित अवस्था में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया, तो उसके रेखीय व्यू को, तरंग दैर्घ्य के क्रमिक व्यू जो कि हमारा रेखा के रूप में बनता है, उसको हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये रहा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होता है? तो ये हमारा कैसा होता है? रेखीय होता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसा होता है?
रेखीय होता है। एग्जामिनर वाइवा में क्वेश्चन मौखिक ही पूछते हैं, तो इसका आंसर आप मौखिक ही ऐसे दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अवशोषण स्पेक्ट्रम के श्रेणी का नाम लिखिए। यानी कौन सी ऐसी श्रेणी है जो हमारी अवशोषण स्पेक्ट्रम होती है, अवशोषण श्रेणी होती है। तो हमारी लाइमन श्रेणी जो है, लाइमन श्रेणी, इसको हम अवशोषण श्रेणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के श्रेणियों का नाम लिखिए। यानी कौन कौन सी श्रेणियां होती हैं उनके नाम हमको यहाँ पर लिखने हैं। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि सबसे पहले क्रम में लिखना है, तो सबसे पहले हमारी लाइमन श्रेणी होती है, फिर हमारी बामर श्रेणी होती है, फिर हमारी पास्सन श्रेणी होती है, पास्सन के बाद फिर ब्रैकेट श्रेणी होती है। तो इस तरीके से आप लिख देंगे कि हाँ किस सीक्वेंस में हमारी श्रेणी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन एटम के एनवी उत्तेजित अवस्था में उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के कितनी तरंगदैर्घ्य प्राप्त होती है। यानी जो हमारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है उनमें अगर एनवी उत्तेजित अवस्था में उत्सर्जित हो रहे हैं, हमारे एनवी उत्तेजित अवस्था में उत्सर्जित स्पेक्ट्रम में कितनी तरंगदैर्घ्य होगी ये आपको लिखना है। तो इसका एक फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है कि तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। क्या फार्मूला होता है? n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा छठा क्वेश्चन है, उसको देखने के लिए हम कैमरे को थोड़ा सा नीचे कर रहे हैं ताकि आपको 6 नंबर वाला क्वेश्चन अच्छे से दिख पाए। ये देखिए क्या है कि लाइमन श्रेणी में सबसे छोटी व सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य है। यानी जो हमारी लाइमन श्रेणी होती है उसमें सबसे छोटी और सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य क्या होती है। तो तरंगदैर्घ्य का क्या फार्मूला होता है वो मैं थोड़ा आपको बता दूं। डेस्टर, ये तरंगदैर्घ्य का जो फार्मूला होता है वो होता है कि 1/λ बराबर r इंटू 1/n1 का स्क्वायर प्लस 1/n2, प्लस नहीं माइनस होता है यहाँ पर, -1/n2 का स्क्वायर। ये n = 2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, -1/n2 का स्क्वायर। n1 क्या होता है कि जहाँ मतलब जिस कक्षक में इलेक्ट्रॉन आते हैं, और n2 क्या होता है जहां से आते हैं। यानी अगर ये कक्षक 2 से हमारे कक्षक 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो n1 का मान होगा 1 और n2 का मान होगा 2। ठीक है, आई होप कि आपको यह क्लियर हो गया होगा। अब इसमें है कि लाइमन श्रेणी में सबसे बड़ी और सबसे छोटी श्रेणी। तो लाइमन श्रेणी की बात करें तो अगर सबसे बड़ी श्रेणी क्या है, सबसे बड़ी श्रेणी का मतलब है कि जब हमारा यहाँ पर इसका तरंगदैर्घ्य का मान कम होता है तो हमारी श्रेणी का मान सबसे तरंगदैर्घ्य हमारी सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो इसमें अगर हम सबसे बड़ी की बात करें तो सबसे बड़ी में n1 का मान होता है 1, क्योंकि n1 में ही सारे इलेक्ट्रॉन आने हैं, और n2 का मान होता है 2, क्योंकि जब हमारे यहाँ पर रेखा सबसे छोटी होगी तो तरंगदैर्घ्य का मान सबसे अधिक होगा। यहाँ पर हमने बटे में लिख रखा है ना, तो ये r यहाँ पर है तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। आई होप आपको यह क्लियर है। अब क्या है कि सबसे छोटी की बात करें हम तो जब सबसे बड़ी रेखा होगी तो हमारी क्या कहते हैं सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य होगी। तो सबसे बड़ी रेखा कब प्राप्त होगी, क्या कहते हैं, जब n का मान इन्फिनिटी होगा। जब हम n का मान यहाँ पर इन्फिनिटी रखेंगे, जब इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन हमारे फर्स्ट श्रेणी में आएगा तब सबसे बड़ी रेखा होगी और उसमें तरंगदैर्घ्य का मान सबसे कम होगा। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हम अपने आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिख रखा है, सारे क्वेश्चन आपको दिखने लगे, हम थोड़ा सा कैमरे को इधर करें हैं। क्या है कि बामर श्रेणी में सबसे छोटी श्रेणी, बामर श्रेणी में सबसे छोटी श्रेणी कब होगी, जब n का मान इन्फिनिटी होगा। ठीक है, और सबसे बड़ी श्रेणी कब होगी कि बामर श्रेणी हमारी यहाँ पर है तो यहाँ पर n1 का मान हो जाएगा
2 और N2 का मान हो जाएगा 3, क्योंकि बामर श्रेणी में 2 वाले श्रेणी से हमारे जो श्रेणी 3 है उससे इलेक्ट्रॉन श्रेणी 2 में आ रहे हैं, जो कि सबसे छोटी रेखा है। और जब रेखा सबसे छोटी होती है तो तरंगदैर्घ्य सबसे बड़ी होती है। अब क्या है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाषाण श्रेणी किस क्षेत्र में आती है? जो हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की पाषाण श्रेणी है वो अच्छा, इसमें थोड़ा श्रेणी भी हम बता दें, क्षेत्र बता दें। तो ये जो पहला है इसमें हमारा ये जो लाइमन श्रेणी में सबसे छोटी ये लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में आती है? तो लाइमन श्रेणी जो हमारी है वो पैराबैंगनी क्षेत्र में आती है। ये किसका क्या होगा? पैराबैंगनी क्षेत्र में आती है। फिर ये हमारा जो बामर वाला है, बामर श्रेणी हमारी दृश्य क्षेत्र में आती है। किस क्षेत्र में आती है? दृश्य क्षेत्र में। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जैसे आपसे पूछ लेंगे कि हाँ बामर श्रेणी किस क्षेत्र में आती है, तो दृश्य क्षेत्र में आती है। उसी तरीके से पाषाण श्रेणी किस क्षेत्र में आती है? तो पाषाण श्रेणी हमारी अवरक्त क्षेत्र में आती है। किस क्षेत्र में आती है? अवरक्त क्षेत्र में आती है। आई होप कि आपको यह क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा कि जो हमारी पाषाण श्रेणी है वो अवरक्त क्षेत्र में आती है, और यहाँ पर n का मान जो होता है वो 3 होता है। n का मान क्या होता है? यहाँ पर पाषाण के लिए आप देख ही रहे हैं कि n का मान 3 होगा। फिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण, यहाँ पर अलग अलग तरंगदैर्घ्य है तो उससे छोटी बड़ी हमको रेखा प्राप्त हुई है, इसलिए ये हमारा रेखीय होता है। तो क्या इसका लिख देंगे कि अलग अलग तरंगदैर्घ्य के कारण, यहाँ पर लिख रहे हैं अलग अलग को हम भिन्न लिख रहे हैं। क्या? भिन्न तरंगदैर्घ्य के कारण, ये जो हमारी तरंगदैर्घ्य है वो भिन्न भिन्न है, इसके कारण जो हमारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम होती है वो सतत ना होकर रेखीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन किसके रूप में होता है? तो जब इलेक्ट्रॉन अपने मतलब उत्तेजित कक्षा में जाते हैं, वहां से जब अपने कक्षा में खुद आते मतलब फिर से आते हैं, तो उसका उत्सर्जन विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसके रूप में होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग। जगह कम है इसलिए हम छोटा छोटा लिख रहे हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग, और मुंह से बोल ही दे रहे हैं तो आप नोट ही कर लेंगे किसके रूप में होता है? विद्युत चुंबकीय तरंग में होता है। फिर आयनित व उत्तेजित अवस्था में n का मान क्या होगा? क्या पूछा है क्वेश्चन कि आयनित व उत्तेजित अवस्था में n का मान क्या होगा? तो यहाँ पर n का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या होगा? n का मान इन्फिनिटी हो जाएगा। उत्तेजित अवस्था में n अगर सबसे ज्यादा है तो हमारा आयनित और उत्तेजित अवस्था होगी, उसमें n का मान हमारा इन्फिनिटी होगा। अब एक क्वेश्चन और बनता है कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज सबसे पहले बामर ने की थी। किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की खोज बामर ने की थी 1885 ईस्वी में, और फिर इसको एक्सप्लेन जो किया वो बोहर वैज्ञानिक ने किया। बोर ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर इसका क्या कहते हैं, इसको मतलब एक्सप्लेन किया। तो आई होप कि आपको यह सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो हमारे बामर भाई साहब थे, उन्होंने की। कब की? 1885 ईस्वी में। फिर इसको एक्सप्लेन किसने किया? बोहर, या जिसको हम बोर कहते हैं। बोर ने अपने परमाणु मॉडल के आधार पर इसका एक्सप्लेन किया। तो इसको हम थोड़ा मिटा दे रहे हैं डब्बा, ताकि आपको अच्छा दिखे। तो आई होप कि आपको यह सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और एक प्यारा सा कमेंट तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें मोटिवेशन आता है और हम और सारे टॉपिक पर वीडियो बना पाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आपने वाइवा के चार्ट पेपर में कोई भी टॉपिक बनाया है तो उससे रिलेटेड हमने क्लोरोफॉर्म पर बना रखा है, हमने ट्रांजिस्टर पर बना रखा है, हमने मीटर सेतु पर बना रखा है, व्हीट स्टोन सेतु पर बना रखा है। अगर बायोलॉजी की बात करें तो ढेर सारे टॉपिक बने हैं, डीएनए के स्ट्रक्चर, शुक्राणु की संरचना, पुष्प की संरचना,
डेनियल सेल, ये सारे टॉपिक हमने ऑलरेडी वाइवा पर बना रखे हैं। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और सर्च भी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।